हेलो दोस्तों, मैं मनोज अपने यूट्यूब चैनल MSG में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार। आज हम देखेंगे वन दरोगा से संबंधित 3 अधिनियम। भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 और वन अधिनियम 1970 की प्रमुख धाराओं के बारे में। जैसे कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसमें 7 अध्याय तथा 66 धाराएं हैं। इस अधिनियम में 7 अध्याय व 66 धाराएं हैं। धारा एक में जो दिया हुआ है इसका विस्तार के बारे में दिया होता है। वन्य जीव कोई भी अधिनियम हो, भारत का कोई भी अधिनियम हो, उसमें जो है जो धारा फर्स्ट होती है उसमें उसके विस्तार के बारे में बताया गया है। जैसे कि अधिनियम 1972 में लागू हुआ, उस टाइम तक यह समस्त भारत में लागू था, छोड़कर जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर उस टाइम तक पूर्णतः भारत का हिस्सा नहीं था। इसलिए यह इस अधिनियम का जो विस्तार था वह समस्त भारत में था, केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर। स्टार्ट करते हैं। धारा दो में परिभाषा के बारे में बताया गया है। धारा 2 में परिभाषा के बारे में बताया गया है। मैं इम्पोर्टेंट धारा के बारे में बताऊंगा। जैसे कि धारा दो का फर्स्ट में बताया प्राणी की परिभाषा के बारे में बताया। प्राणी के अंतर्गत स्तनी, पक्षी, सरीसृप, जलचर और मत्स्य, उनके बच्चे और अंडे आते हैं। मतलब प्राणी की जो परिभाषा है उसके अंतर्गत जो है जितने भी समस्त जीव है उनके बारे में बताया गया है। धारा दो का दो मतलब धारा 2 की उपधारा 2 में प्राणी वस्तु क्या होगी? प्राणी के शिकार या बंदी बनाकर उनसे वस्तु प्राप्त करना। जैसे हाथी के दांत। मान लीजिए कोई भी आदमी है और वो किसी हाथी का शिकार करता है या किसी भी जानवर का शिकार करता है, शेर का शिकार करता है, उनसे कोई खाल या उनकी हड्डी प्राप्त करता है और उनको बेचता है। उनसे प्राप्त करने वाला कोई भी सामान प्राणी वस्तु कहलाएगा। धारा 2 नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। धारा 2 की उपधारा 7 मुख्य वन्य जीव संरक्षक के बारे में इसमें बताया गया है। मुख्य वन्य जीव जो संरक्षक है, जो धारा 4 के फर्स्ट में नियुक्त होगा। इसमें इसकी परिभाषा दी गई है धारा 2 के 7 में। इम्पोर्टेंट। अब हम स्टार्ट करते हैं। अध्याय 2 नियुक्ति और गठित किए जाने वाले प्राधिकरण के बारे में इसमें बताया गया है। धारा 3 में निदेशक और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। जो उसके निदेशक होंगे और अन्य अधिकारी होंगे, उनकी जो नियुक्ति है वो केंद्र सरकार के द्वारा ही की जाएगी, न कि राज्य सरकार के द्वारा। 3 का कै में वन्य जीव परिरक्षण निदेशक। 3 के कै में वन्य जीव परिरक्षण निदेशक की नियुक्ति की जाएगी केंद्र सरकार द्वारा। 3 के गै में ऐसे अन्य अधिकारी कर्मचारी जो आवश्यक हो, जैसे कोई भी बंदर होगा, DF वगैरह है, उनकी जो नियुक्ति है केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। मुख्य वन्य जीव संरक्षक। धारा 4 में जो है मुख्य वन्य जीव संरक्षक के बारे में बताया गया है, वह अन्य अधिकारियों के बारे में बताया गया है। इसकी जो नियुक्ति है वह केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। राज्य सरकार द्वारा मुख्य वन्य जीव संरक्षक की नियुक्ति की जाएगी। और धारा 3 में जो है वन्य जीव परिरक्षण निदेशक की जो नियुक्ति है केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। धारा 4 में जो मुख्य वन्य जीव संरक्षक व अन्य अधिकारी की जो नियुक्ति है वह जो राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। धारा 4 का कै। धारा 4 का कै में जो है मुख्य वन्य जीव संरक्षक की नियुक्ति जो नियुक्ति होगी वो राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। फिर धारा 4 का ख में
बताया गया है वन्य जीव संरक्षक। धारा 4 में वन्य जीव संरक्षक के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? वन्य जीव संरक्षक। जो इनकी नियुक्ति है वह सब राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। 4 में ऐसे अधिकारी जो आवश्यक है, वह कर्मचारी भी जो ऐसे वन्य जीव संरक्षण 1972 के अधीन जो वन्य जीव है उनकी रक्षा करेंगे, उनके संबंधित जो है कर्मचारी व अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। धारा 4 के अंतर्गत हो रही है सभी है। धारा 5 में हम स्टार्ट करते हैं। शक्ति प्रदान की गई धारा 5 में शक्तियाँ प्रदान की गई है। केंद्र सरकार द्वारा जो है वो शक्तियाँ प्रदान की गई है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन। धारा 5 में भी स्टार्ट करते हैं। धारा 5 का फर्स्ट, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन, वेरी इंपॉर्टेंट। 5 का फर्स्ट मतलब 5 का क्या भी हम इसको बोल सकते हैं, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसमें जो है प्रधानमंत्री जी, भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे, और जो मंत्री है केंद्र सरकार का वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र साहब जी है जो इसके उपाध्यक्ष होंगे, और इसमें 3 सांसद भी होंगे जिसमें 2 लोकसभा के और 1 राज्यसभा का, और एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के 5 सदस्य होंगे इसमें। इससे संबंधित ये वन्य जीव बोर्ड का गठन किया जाएगा। और 5 के 2 इम्पोर्टेंट, अस्थायी समिति की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। 5 के 3 बोर्ड के कार्य, ये जो बोर्ड गठित हो रहा है उसके क्या क्या कार्य हैं इससे संबंधित 5 की धारा 3 में बताया गया है बोर्ड के क्या क्या कार्य रहेंगे। फिर हम चलते हैं धारा 6 का फर्स्ट, मतलब राज्य वन्य जीव बोर्ड का गठन किया जाएगा धारा 6 के फर्स्ट में। सीएम इसके सदस्य अध्यक्ष होंगे, और जो राज्य का पर्यावरण मंत्री होगा वह इसको उपाध्यक्ष हो गया, और विधानसभा के 3 सदस्य लिए जाएंगे, 2 विधानसभा के, 1 विधान परिषद का। और एनजीओ से लिए जाएंगे इसमें 3, 2 + 1 मतलब 2 विधानसभा 1। धारा 8 अब हम देख लेते हैं। धारा 8 में राज्य वन्य जीव बोर्ड के कर्तव्य है, क्या क्या कर्तव्य है उनके बारे में बताया गया है। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि धारा ही पूछेगा वो सीधी आपसे कि राज्य वन्य जीव बोर्ड के कर्तव्य धारा कौन सी धारा में है, तो आपको सीधा बताना धारा 8 में, क्योंकि ये 15 का पेपर है, ना कि यूपीपीसीएस या यूपीएससी का के अंदर तो कुछ। अध्याय 3 के बारे में हम देख लेते हैं। वन्य प्राणियों का आखेट या शिकार करना। धारा 9 में शिकार पर प्रतिबंध दिया गया है। धारा जो 9 है वो शिकार पर प्रतिबंध के बारे में बताती है। अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 अनुसूची 1, 2, 3, 4 या अध्याय 1, 2, 3, 4 में दिए गए वन्य जीव प्राणी को छोड़कर केवल धारा 11, 12 में ही आप जो है धारा 11, 12 में ही केवल शिकार कर सकते हैं। अनुसूची 1, 2, 3, 4 में दिए गए वन्य जीव प्राणी का शिकार नहीं कर सकते। धारा 11 में जैसे बताया गया है, धारा 11 में यदि मुख्य वन्य जीव संरक्षक को अनुसूची 1 में दिए गए वन्य जीव प्राणी मानव जीव के लिए खतरा हो या रोगी, वो जो वन्य जीव है वो रोगी हो, तो मुख्य वन्य जीव जो संरक्षक होता है राज्य का,
लिखित आदेश द्वारा शिकार करने के आदेश दे सकते हैं। मतलब जो धारा है, धारा 11 है, जो मुख्य वन्य जीव जो संरक्षक है, अनुसूची 1 में जो मतलब जितने भी जीव दे रखे हैं आपके, हाथी, गैंडा, चीता, जितने भी छोटे से बड़े जीव हैं उनका आप जो है शिकार नहीं कर सकते, केवल यदि उन्हें कोई बीमारी हो जाए या वो मानव के लिए खतरा पैदा हो तो तब उसका लिखित आदेश द्वारा मुख्य वन्य जीव संरक्षक की परमिशन लेकर ही हम उसका शिकार कर सकते हैं। धारा 12 के बारे में बताया गया है। जैसे धारा 12 में विशेष प्रयोजनों के लिए अनुमति, विशेष प्रयोजनों के लिए अनुमति, मुख्य वन्य जीव जो संरक्षक है, इस कंडीशन में भी वन्य जीवों का शिकार, वन्य जीव का शिकार करने की अनुमति दे सकता है। कब? यदि शिक्षा से संबंधित कोई कार्य हो, वैज्ञानिक अनुसंधान हो या वैज्ञानिक प्रबंध हो, उसके लिखित आदेश दे सकता है उससे संबंधित। धारा 12 में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया गया है, 11 और 12 में को छोड़कर बाकी में किसी में शिकार नहीं कर सकते, केवल इन्हीं में जो है शिकार कर सकते हैं। और यह भी शिकार के अधीन नहीं आएगा, केवल अनुसंधान और वैज्ञानिक अनुसंधान और शिक्षा से संबंधित जो कार्य है उससे संबंधित ही इसमें अनुसंधान किए जाएंगे। अध्याय 3 का क्या है? पादपों का संरक्षण। मतलब धारा 17 का क्या है? पादपों को तोड़ने, उखाड़ने आदि पर प्रतिबंध है। मतलब कोई भी पेड़ हुए जो राज्य सरकार ने आरक्षित या संरक्षित कर रखे हैं तो उन पेड़ों को हम ना तो तोड़ सकते ना उखाड़ सकते, उन्हें प्रतिबंधित है। यदि हम तोड़ते हैं तो उनको सजा मिलेगी। धारा 4 में जो दिए गए हैं, मतलब अध्याय 4 में उनके बारे में बताया गया है। 17 का है विशेष प्रयोजनों के लिए अनुमति। यदि हम वन्य जीव में हमें जाना है तो शिक्षा, अनुसंधान, दवाई आदि के लिए हम उसमें जो है जा सकते हैं, बल्कि कोई आम आदमी वन्य जीव जो होते हैं उनमें घूमने के लिए भी नहीं जा सकता। धारा 17 बिना लाइसेंस खेती पर प्रतिबंध। धारा 17 का ग में दिया गया है बिना लाइसेंस खेती पर प्रतिबंध। जैसे भांग, डोडा की खेती है, बिना परमिशन के सरकार के नहीं कर सकते, यदि हम करते हैं तो उसके लिए जुर्माना भरना पड़ेगा। अध्याय 4 के बारे में अभ्यारण्य के बारे में बताएंगे। अभ्यारण्य का गठन धारा 18 के 4 में राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा आरक्षित वन क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित कर सकती है। फिर धारा 21 में बताया गया है कलेक्ट्रेट द्वारा घोषणा। मतलब जो आरक्षित वन होंगे, कलेक्ट्रेट जो है 60 दिन के अंदर राज्य सरकार को अपनी लिखित रिपोर्ट देगा और जो उसके आसपास के गाँवों में एक उद्घोषणा करेगा कि जो भी यहाँ रहने वाले आसपास के लोग हैं कृपया इस जगह को खाली कर दे। इससे संबंधित जो है उद्घोषणा कलेक्ट्रेट धारा 21 के अधीन करेगा। फिर धारा 28 हम देख लेते हैं। अभ्यारण्य में प्रवेश की अनुमति। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अभ्यारण्य में प्रवेश की अनुमति होती है पर कुछ होती है। धारा 28 में उसके बारे में बताया गया मुख्य वन्य जीव संरक्षक ही उसकी अनुमति देगा। धारा 33 में अभ्यारण्य का नियंत्रण के बारे में बताया गया है, अभ्यारण्य का नियंत्रण करना। 33 के क्या में बताया गया है संक्रमित पशु का टीकाकरण। यदि कोई भी पशु बीमार हो जाता है तो उसका टीकाकरण की जो जिम्मेदारी है मुख्य वन्य जीव संरक्षक की है। धारा 35 में बताया गया है राष्ट्रीय उपवनों की घोषणा। राष्ट्रीय उपवनों की घोषणा राज्य सरकार इनकी सीमा में परिवर्तन बोर्ड की सिफारिश पर ही करेगी। मतलब जो राष्ट्रीय उपवन है वो राज्य सरकार घोषित कर सकती है, परंतु जो उनकी सीमा में परिवर्तन होगा वो बोर्ड की सिफारिश पर ही होगा, अन्यथा नहीं। धारा
38 के बारे में हम देख लेते हैं। जो भी क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, उनको अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उपवन घोषित करने की जो शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास भी है। 38 के अनुसार, धारा 38 के अनुसार केंद्र सरकार जो है अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उपवन घोषित करने की शक्ति केंद्र के पास भी है। धारा 4 का अध्याय 4 का क्या है? केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और उनको मान्यता है। 38 का क्या है? 38 का क्या है? केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन केंद्र सरकार करेगी तथा धारा 38 का जी में चिड़ियाघर को मान्यता केंद्र सरकार के द्वारा ही की जाएगी। अध्याय 4 का ख है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTPA मोस्ट इम्पोर्टेंट। धारा 38 का ठ, धारा 38 का ठ राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन जो है केंद्र सरकार करेगी। इसका जो अध्यक्ष होगा मंत्री, वन जो मंत्री है वो उसका अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष राज्य मंत्री होगा। वह सांसद, 3 सांसद इसमें होंगे, 2+1, 2 लोकसभा के 1 राज्यसभा के। 38 का मैं बाघ व अन्य संकट उत्पन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन धारा 38 के मैं के अनुसार किया जाएगा। 38 के यह में शक्ति दी गई है, इस जो प्राधिकरण गठन किया गया है इसको शक्ति प्रदान की गई है। अध्याय 5 धारा 39 वन्य प्राणियों आदि का सरकार की संपत्ति होना। जो वन्य जीव प्राणी होते हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सरकार की ही संपत्ति है। अध्याय 5 का क्या है? धारा 49 का क्या है? कुछ प्राणियों से प्राप्त ट्रॉफी मतलब वस्तु, जैसे कोई शेर हुआ, शेर की खाल उतार ली, वो उसे ट्रॉफी बोल लेंगे। प्राणी वस्तु आदि के व्यापार पर प्रतिबंध है, मतलब हम उनका कोई शिकार और या कोई ट्रॉफी वस्तु उनसे प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हमें से प्राप्त करते हैं तो हमें दंडित किया जाएगा। अध्याय 6 अपराधों का नियंत्रण व पता लगाना। धारा 50 में जो कोई भी व्यक्ति को ये शक्ति दी जाएगी, वो प्रवेश, तलाशी, गिरफ्तारी और निरुद्ध करने की शक्ति इसको दी जाएगी। मतलब कोई बंदरोगा है, किसी के भी घर में जाकर इससे संबंधित तलाशी ले सकता है। ये बंदरोगा का कर्तव्य है, भैया तुम्हारा ये काम रहेगा। धारा 50 में हम तलाशी ले सकते हैं, गिरफ्तारी कर सकते हैं और उनको न्यायालय में निरुद्ध कर सकते हैं। धारा 62 कुछ वन्य प्राणियों को पीड़क जंतु घोषित करना। कुछ वन्य प्राणियों को पीड़क जंतु घोषित करना। धारा 65 में बताया ST के अधिकारों मतलब अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के संरक्षण के बारे में इसमें बताया गया कि उनको क्या क्या संरक्षण दिए गए हैं। अब देख लेते हैं वन अधिनियम 1927। वन अधिनियम 1927 में धारा जो है 41 है, अध्याय 7 है। इसकी कुछ धारा इंपोर्टेंट है, बाकी बहुत सारी धाराएं हैं, उनको देखने की जरूरत नहीं। और धारा 3 में बताया गया आरक्षित वन के बारे में। आरक्षित वन जो राज्य सरकार घोषित कर सकती है। सीधा क्वेश्चन आएगा, भारतीय वन अधिनियम 1927 की कौन सी धारा में आरक्षित वन राज्य सरकार घोषित कर सकती है? सीधा धारा 3। धारा 4 में है आरक्षित वन के लिए अधिसूचना। केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार जो है आरक्षित वन के लिए अधिसूचना जारी कर सकती है। धारा 10 में बताया गया स्थानांतरित खेती की विधि संबंधित मतलब स्थानांतरित खेती हम नहीं कर सकते। धारा 10 में स्थानांतरित खेती को हम नहीं कर सकते क्योंकि इससे बहुत जो वन्य जीव प्राणी है, पेड़ पौधे हैं, पर्यावरण को हास होता है। इसलिए हम स्थानांतरित मतलब शिफ्टिंग
खेती नहीं कर सकते। मतलब सब स्थानांतरित खेती क्या होती है, पेड़ों को जलाकर वहाँ पर खेती करना। जैसे ही वो भूमि बंजर हो जाएगी, फिर वहाँ से दूसरी जगह पेड़ जलाएंगे, फिर वहाँ खेती करेंगे, फिर ऐसे ही निरंतर चलता रहता है। पूर्वोत्तर भारत में अधिकतर स्थानांतरित खेती की विधि अपनाई जा रही है, जिससे पर्यावरण को बहुत हास हो रहा है। अब देख लेते हैं धारा 20, प्रस्तावित वन को आरक्षित वन घोषित करने की अधिसूचना धारा 20 में है। मतलब प्रस्तावित क्या है, यदि हमें कोई केंद्र राज्य सरकार को लग रहा है कि भाई ये वन को आरक्षित घोषित करना है, तो उससे संबंधित अधिसूचना धारा 20 के अनुसार घोषित कर सकती है राज्य सरकार। धारा 25 में आरक्षित वनों में पाए जाने वाले रास्तों एवं जलमार्गों को बंद करने की शक्ति है। धारा 25 में आरक्षित जो वन होते हैं, आरक्षित वनों में जो रास्ते और जलमार्ग पाए जाते हैं उन्हें बंद कर सकती है। धारा 36, आरक्षित वन में बंद कार्य, मतलब आरक्षित वन में कौन से कार्य नहीं हम कर सकते, वहाँ कोई आग नहीं लगा सकते, और आग लगा कर नहीं छोड़ेंगे, वन नहीं काटेंगे और नहीं काट कर ले जाएंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा। अध्याय 3 में ग्राम वनों का निर्माण, अध्याय 3 में बताया गृह वनों से संबंधित बताया गया है, और इसकी धारा है 28 में ग्राम वनों का निर्माण किया गया है। धारा 4 हम देख लेते हैं, अध्याय 4 धारा 29, संरक्षित वन के बारे में बताएंगे। ये इंपॉर्टेंट है भाई, जो मैंने लिखवाए हैं, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आए हैं क्वेश्चन, 10 से 12 बार क्वेश्चन आ चुके हैं यूपीपीएससी और यूपीपीसीएस में। पिछले ईयर्स के पेपर आप देख सकते हैं। धारा 29 में संरक्षित वन, ऐसी खाली भूमि जो संरक्षित वन में नहीं आती, राज्य सरकार ऐसी भूमि को संरक्षित वन घोषित कर सकती है। धारा 32, संरक्षित वन से संबंधित नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। धारा 32 में बताया गया संरक्षित वन से संबंधित नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। अध्याय 5, धारा 35 में विशेष प्रयोजनों के लिए वनों का संरक्षण, विशेष प्रयोजनों के लिए वनों का संरक्षण, मतलब इसमें बताया गया है विशेष प्रयोजन कैसे, कोई पहाड़ है, पहाड़ पे हम अगर हम पेड़ों को काट लेंगे तो वहाँ का मर्दाक्षरण होगा, मर्दापर्दन होगा, मिट्टी का कटाव होगा, मिट्टी का कटाव होगा तो बाढ़ आएगी तो जन क्षति होगी, पेड़ों की क्षति होगी। तो इसलिए कुछ पेड़ों का संरक्षण के बारे में इसमें बताया गया है। धारा 39, इमारती लकड़ी या अन्य वन्य उपज पर शुल्क लगाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। वन उपज क्या होते हैं, जैसे कि आपकी चाय होगी, रबड़ की खेती होगी, महुआ वगैरह की जो ये खेती होती है, ये वन उपज के गैर वन उपज के अंतर्गत है। अब हम देखते हैं वन संरक्षण अधिनियम 1980, इसकी जो स्थापना है 1980 में, संशोधन 88 में आया। वेरी इंपॉर्टेंट। उद्देश्य वनों की कटाई को कम करना, जैव विविधता के संरक्षण एवं वन्य जीवों को बचाना, मतलब जो जीव जंतु हैं उनको बचाना। वन संरक्षण अधिनियम 1980 एक कार्य की भारत की संसद वनों के संरक्षण और उससे जुड़े मुद्दे या सहायक या आकस्मिक उपचारों के लिए प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इसे 1988 में संशोधित किया गया था। यह कानून पूरे भारत में फैला है। ये जो कानून है वो पूरे भारत में फैला हुआ है।
यह अधिनियम 25 अक्टूबर 1980 को लागू हुआ। यह अधिनियम 1980 में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। अब देख लेते हैं वही अधिनियम की धारा 1 में शीर्षक विस्तार प्रारंभ होने की तिथि के बारे में बताया गया है। मतलब इस अधिनियम का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1980 कहा गया है। यह पूरे भारत में फैला हुआ है। यह माना गया है कि 25 अक्टूबर को यह लागू हुआ था। अधिनियम की धारा 2 में क्या बताया, वनों के संरक्षण या गैर वन प्रयोजन के लिए वन भूमि के उपयोग के लिए राज्य सरकार पर प्रतिबंध के बारे में बताया गया। मतलब वनों के संरक्षण या कोई गैर वन प्रयोजन के लिए वन भूमि के उपयोग के लिए राज्य सरकार पर प्रतिबंध है। राज्य सरकार को निर्देश जारी करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के अलावा प्रतिबंधित करता है। इसके 3-4 पॉइंट्स है, देख लेते हैं। किसी भी कानून में किसी भी आरक्षित वन या किसी भी हिस्से को आरक्षित नहीं किया जाएगा जब तक कि उससे संबंधित कोई नियम लागू नहीं होता। किसी भी वन भूमि या उसके किसी भी हिस्से को गैर वन उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया सकता। मतलब कोई भूमि पड़ी है और उसे गैर वन भूमि है और उसे किसी गैर वन उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मतलब कहने का मतलब यह है कि वहाँ पर खेती वगैरह नहीं की जा सकती। यदि कोई वन भूमि है और उसे काटा और उसे जलाया और फिर खेती कर ली, इससे संबंधित नहीं कर सकता कोई भी, नहीं तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। किसी भी वन भूमि या उसके किसी हिस्से को पट्टे के माध्यम से सौंपा जा सकता है। किसी भी वन भूमि या उसके किसी हिस्से को पट्टे के माध्यम से सौंपा जा सकता है, या अन्यथा किसी भी निजी व्यक्ति, किसी भी प्राधिकरण, निगम, एजेंसी या किसी अन्य संस्था के पास जो राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व प्रतिबंधित या नियंत्रित नहीं है। जो राज्य सरकार द्वारा उसका स्वामित्व नहीं कर रही और या नियंत्रित नहीं कर रही, तो उसको जो है सौंपा जा सकता है। अब हम देख लेते हैं इसका चौथा पॉइंट। किसी भी वन भूमि या उसके किसी भी हिस्से को उन पेड़ों से सफा किया जा सकता है जो खुद वहाँ जन्म गए हों, और उन्हें हटा कर सफाई करके दोबारा पेड़ लगा सकते हैं। मतलब पुनः निर्वनीकरण हम उसका कर सकते हैं। जैसे कि स्पष्टीकरण में कहा गया, गैर वन का उद्देश्य देखो, चाय, कॉफी, मसाले, रबड़, तेल, असर आदि पौधे, बागवानी फसलों को विपरीत है। मतलब उनको गैर वन उपज बोलते हैं। किसी वन भूमि या उसके किसी को तोड़ना, साफ करना, पौधे भंडारण या उद्देश्य किसी लेकिन जंगलों या वन्य जीवों के संरक्षण विकास प्रबंध से संबंधित कोई भी कार्य सहायक शामिल नहीं है। चेक पोस्ट, फायर, वायरलेस, बाड़ लगाने का निर्माण, पुल इत्यादि। अधिनियम की धारा 3 में बताया कि सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। मतलब इससे संबंधित जो है केंद्र सरकार इन समितियों का गठन करेगी। केंद्र सरकार को जो सलाह देने वाली संस्था, मतलब समिति, व्यक्तियों की समिति का गठन किया जाएगा कि इन वनों का संरक्षण कैसे करना है, कैसे बचाना है, उससे संबंधित सभी राय यह समिति देगी। 3 का ए में बताया गया है, अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी धारा 2 के प्रावधानों को उल्लंघन करता है तो उससे साधारण कारावास 15 दिन तक बढ़ सकती है। साधारण कारावास से सजा दी जाएगी जो 15 दिन तक हो सकती है। धारा 3 के बी में बताया गया है कि उन मामलों से संबंधित है जिनमें अपराध प्राधिकरण या सरकारी विभाग द्वारा किए जाते हैं। मतलब उन मामलों से संबंधित जो कोई भी अपराध जो है सरकारी अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा किए जाते हैं। धारा 4 में बताया गया है, नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। संसद द्वारा नियम पास करेगी तब जाके बना। आगे भी है इसका 4 का 2 बताया गया, इस अधिनियम के तहत बनाए गए प्रत्येक नियम को प्रत्येक सदन में वही दोनों पास करना पड़ेगा जब जाकर ही आपको कोई भी नियम हो वो अधिनियमित होता है। धारा 5 में निरसन और बचत से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि वन संरक्षण अध्यादेश 1980 के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। 5 का 2 में इस तरह के निरसन के बावजूद इस अध्यादेश के प्रावधानों के तहत किए गए कुछ भी या
किसी भी कार्रवाई को अधिनियम से संबंधित प्रावधानों के तहत किया गया या लिया गया माना जाएगा। मतलब धारा 5 में सीधा निरसन और बचत से संबंधित, अंदर से तो कोई पूछेगा ही नहीं, इसमें बाहर से ही पूछेगा। निरसन या बचत से संबंधित वन अधिनियम 1980 कौन सी धारा संबंधित है, इसमें सीधा बता दो धारा 5। दोस्तों ये तीनों अधिनियम हमने आज देखे हैं। वन दरोगा से संबंधित वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये अधिनियम है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, आगे भी इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।